के सेशन में हम पढ़ेंगे ऊप्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऊप्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जब C++ हमारा 1982 में आया था तो उसका जो इनिशियली नेम था C विथ क्लासेस था। विदाउट क्लास एंड ऑब्जेक्ट ऊप्स के किसी भी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट टॉपिक हमारा जैसे जैसे हम ऊप्स में एंटर करते जाएंगे ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो सबसे पहले क्लास पे आते हैं। क्लास की अगर हम डेफिनीशन की बात करें तो हम कह सकते हैं क्लास इज सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड इट्स बिहेवियर। अब एट्रीब्यूट क्या होगा? एट्रीब्यूट का मतलब होता है वेरिएबल और बिहेवियर का मतलब होता है मेथड। तो जो हमारी सबसे जेन्युइन डेफिनीशन है उसको हम लिख लेते हैं, क्लास इज सेट ऑफ वेरिएबल। जो प्रोग्रामेटिकली आपका इम्प्लीमेंट होगा वो एट्रीब्यूट हमारे यहाँ पर वेरिएबल होंगे और इसके साथ साथ क्या होंगे हमारे मेथड्स। तो इसको अभी हम समझते हैं। पहले हम ये डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्लास इज सेट ऑफ वेरिएबल एंड मेथड। अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में कहें तो ऑब्जेक्ट की वन लाइन डेफिनेशन होती है, ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ क्लास। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। तो क्लास के बारे में अगर हम बात करें तो क्लास इज सेट ऑफ वेरिएबल एंड मेथड। क्लास में हमारे वेरिएबल और मेथड टू टाइप के कंपोनेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल हम लोगों ने बना रखे हैं बहुत सारे प्रोग्राम में, जैसे इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो वेरिएबल हमेशा वैल्यू स्टोर करने के लिए लिए जाते हैं। तो अगर आपको सपोज कोई एम्प्लॉय की पे स्लिप के लिए एक प्रोग्राम बनाना है तो आपने एक क्लास एम्प्लॉय बना लिया और उसमें एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी, HRA, DA, TA, LIC, ये आप वेरिएबल लेंगे। तो वो सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हो गए। इसके बाद आप उसमें जो वैल्यू इनपुट करनी होगी, जैसे एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का सैलरी, ये इनपुट करना है। तो वो इनपुट करने के लिए हम एक मेथड लेंगे जिसमें हम एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल को इनपुट करेंगे। अब उसकी सैलरी स्लिप हमको जनरेट करनी है जिसमें HRA, DA, TA, LIC, EPF ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम दूसरा मेथड लेंगे। तो हमारे क्लास में मेनली टू टाइप के कंपोनेंट हो सकते हैं, एट्रीब्यूट दैट मीन्स वेरिएबल और दूसरा मेथड। अब ऑब्जेक्ट पे आते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम हमेशा बोलते हैं इंस्टांस ऑफ क्लास। इंस्टांस ऑफ का मतलब होता है वास्तविक रूप, जो एक्चुअल में होगा। तो क्या इसका मतलब क्लास एक्चुअल में नहीं होगा? जी हाँ, क्लास एक्चुअल में नहीं होगा। क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट होता है, जस्ट लाइक अ प्लान, जिसको हम बोलते हैं क्लास इज ऑलवेज एग्जिस्ट conceptually that means virtually and object is the physical implementation of class। ऑब्जेक्ट जो होता है उस क्लास का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको एक कार के बारे में सोचना है और किसी मॉडल पे नहीं जाना है। जैसे एक कार के बारे में आप सोचिए लेकिन कोई मॉडल आपके माइंड में ना आए, होंडा सिटी ना आए आपके माइंड में, होंडा इमेज ना आए या आपके माइंड में बलेनो, कोई मॉडल नहीं आना चाहिए। तो वो जो आपकी मेंटल इमेज है वो क्लियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कार जैसी कोई थिंग, कोई भी वस्तु इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उसके मॉडल है। जैसे मैं बोलूँगा कि आप होंडा इमेज के बारे में सोचिए, आपकी मेंटल इमेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और उसके बिल्कुल उसके स्ट्रक्चर को आप अच्छे से इमेज के फॉर्म में अपने माइंड में ले आएंगे। तो जब हम थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कार एक्चुअल में एक प्लान है जिसमें 4 व्हील्स लगे होंगे, ड्राइविंग सीट होगी, पैसेंजर सीट होगी, स्टीयरिंग होगी। लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उस कार प्लान का इम्प्लीमेंटेशन कितनी बार हुआ? जितने आज तक हमारे मॉडल बन के आए वर्ल्ड में, वही तो उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो अब जब हम प्रोग्राम में जब हम आएंगे तो हम प्रोग्राम में ये देखेंगे कि हम अगर कोई क्लास बना रहे हैं तो वो क्लास कोई मेमोरी एलोकेट नहीं करेगी। मेमोरी कब एलोकेट होगी क्लास के लिए? जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसीलिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट को हमेशा हम एक साथ लिखते हैं। एक बार फिर से समझते हैं, क्लास इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर that means variable and method. Object is the instance of class, that means a class always exists virtually
while object is the physical implementation of class। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्लास हमारा एक ब्लूप्रिंट है, जबकि ऑब्जेक्ट उस प्लान का, उस ब्लूप्रिंट का फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको फ्रूट्स के बारे में सोचना है, तो फ्रूट्स जैसी कोई थिंग इस रियल वर्ल्ड में नहीं है क्या? फ्रूट्स के जो नेम है मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ये सारे हैं। तो एक डेफिनेशन और हम समझ सकते हैं, जैसे सपोज सारे मोबाइल जितने भी मॉडल्स हैं एक साथ ले आइए, सारे कार एक साथ लेके आइए, सारी बाइक एक साथ लेके आइए, तो जो सारे मोबाइल का कलेक्शन हुआ वो हो गया मोबाइल क्लास, जो सारी कार का कलेक्शन था वो हो गया कार क्लास, सारे फ्रूट्स का जो कलेक्शन था वो हो गया आपका फ्रूट्स क्लास। तो यहाँ से एक डेफिनेशन ये भी निकल के आती है, सेट ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लास। मतलब अगर हम सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करें तो ऐसे ग्रुप को भी हम क्लास कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, जैसे सपोज आपको कुछ एक प्लान आपने किया कि आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है, और वो सॉफ्टवेयर आप जैसे ही रूम में आएंगे तो रूम में आने से आपका बॉडी टेम्परेचर बता देगा। तो जब आपने उस ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है आपको कि रूम में एंटर करते ही आपका बॉडी टेम्परेचर फ्लैश हो जाएगा। तो जब इस तरीके का सॉफ्टवेयर आपने प्लान किया तो वो था आपका क्लास, और जब इस तरीके का सॉफ्टवेयर आप बना ले जाएंगे तो वो होगा उसका ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी क्लास एंड ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन थी। अब क्लास को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन सिंटेक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो डिक्लेरेशन सिंटेक्स ऑफ अ क्लास को कैसे डिक्लेयर करना है ये देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सेस मॉडिफायर, और उसके बाद जो हमारे नॉर्मल मॉडिफायर होते हैं वो लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारा क्लास कीवर्ड आ जाएगा, ये हम लोगों ने क्लास कीवर्ड लिखा, और इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने लिखा क्लास नेम, ये हमारा आ गया क्लास नेम। एक्सेस मॉडिफायर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर हमारे 4 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइवेट, सेकंड होता है हमारा डिफ़ॉल्ट, थर्ड होता है हमारा प्रोटेक्टेड, और फोर्थ होता है हमारा पब्लिक। ये जो हम लोगों ने एक्सेस मॉडिफायर लिखे हैं यहाँ पर किसी भी क्लास, वेरिएबल या मेथड की एक्सेसिबिलिटी को बताते हैं। सबसे कम एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट की होती है, उससे ग्रेटर डिफ़ॉल्ट की, देन उससे ज़्यादा प्रोटेक्टेड की, और उससे ज़्यादा पब्लिक की। मॉडिफायर किसी क्लास, मेथड या वेरिएबल पे स्पेशल प्रॉपर्टी लगाते हैं, और इसमें हमारे 7 मॉडिफायर आते हैं। पहला हमारा होता है स्टैटिक, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट होता है हमारा, अब्स्ट्रैक्ट के बाद फाइनल मॉडिफायर होता है हमारा, वोलाटाइल होता है, सिंक्रोनाइज्ड होता है, जिसको हम मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। ट्रांजिएंट होता है, और इसके बाद हमारा होता है नेटिव, जिसमें C++ के कोड को जावा में कॉल करते हैं। अब ये मॉडिफायर हम उसके बाद ही पढ़ पाएंगे, तो अभी हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, ये एक्सेस मॉडिफायर और प्लेन मॉडिफायर, दीज आर द ऑप्शनल विथ क्लास। ये क्लास के साथ आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट और चॉइस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर और मॉडिफायर, इसके बारे में हम जानते हैं कि ऑप्शनल होते हैं। क्लास कीवर्ड का यूज करेंगे, क्लास का नेम लिखेंगे। ये क्लास का नेम आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, ये होना चाहिए एक वैलिड आइडेंटिफायर। अब इसके बाद हम यहाँ पर वेरिएबल लेंगे, क्योंकि वेरिएबल जब तक हम नहीं लेंगे तब तक कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो वेरिएबल को हम यहाँ पर, जो क्लास के अंदर वेरिएबल लिए जाते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। तो ये इंस्टांस वेरिएबल 1, और अगर आपको ये नेम थोड़ा सा टफ लग रहा है तो इंस्टांस को हम यहाँ पर मेंबर वेरिएबल भी बोल सकते हैं, मेंबर वेरिएबल 1। अगेन फिर हमारा आ गया यहाँ पर इंस्टांस वेरिएबल 2, और इस तरीके से बहुत सारे वेरिएबल आप यहाँ पर क्लास के अंदर ले सकते हैं। फिर हमारा मेथड आ जाएगा, क्योंकि अगर हम मेथड नहीं लेंगे तो क्लास
के अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। मेथड 1, और इसमें हमने स्टेटमेंट डिक्लेयर कर लिए। इसी तरीके से हमने मेथड 2 लिख लिया यहाँ पर, ये हमारा मेथड 2 हो गया, और इसमें हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखे, और ये अब हमने फाइनली क्लास क्लोज कर दिया। तो ये हमारा क्लास को डिक्लेयर करने का एक नॉर्मल सिंटैक्स था। इस सिंटैक्स के बाद हम एक क्लास को एग्जाम्पल के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास को हम कैसे बनाएंगे। तो सपोज हम इस एग्जाम्पल को समझने के लिए या इस सिंटैक्स को अप्लाई करने के लिए एक क्लास एम्प्लॉय बनाते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल टू डिक्लेयर अ क्लास, एग्जाम्पल टू डिक्लेयर अ क्लास, कैसे क्लास को डिक्लेयर करना है। यहाँ पे एक क्लास कीवर्ड हमने लिया, और क्लास का नेम हम यहाँ पे एम्प्लॉय ले लेते हैं, एम्प्लॉय, और इसके अंदर हम कुछ वेरिएबल लेते हैं। सपोज हमने यहाँ पर एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिया ई नेम, देन हमने एक वेरिएबल और ले लिया यहाँ पर int ई कोड, और इसके बाद हम लोगों ने एक फ्लोट में वेरिएबल ले लिया ई सैल, एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये हमारे 3 मेंबर वेरिएबल हो गए, और इस मेंबर वेरिएबल को, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम मेंबर और इंस्टांस वेरिएबल यहाँ पर कुछ भी कह सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल। अब इसके बाद अगर इस क्लास में हमको कुछ वैलिड स्टेटमेंट लिखनी है, सपोज हमको एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का कोड और एम्प्लॉय की सैलरी इनपुट करनी है, तो इनपुट करने के लिए हमको अब मेथड रिक्वायर्ड होगा। मेथड रिक्वायर्ड होगा यहाँ पर इनपुट करने के लिए एक मेथड सपोज हम लोगों ने ले लिया वाइड गेट emp। गेट का मतलब सिस्टम में होता है इनपुट करना, इसमें हम इनपुट का कोड लिखेंगे जब हम इसको प्रोग्राम के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसके बाद हमको सपोज सैलरी कैलकुलेट कर, सैलरी, एम्प्लॉय कोड और नेम प्रिंट करना है, तो दूसरा मेथड हम लोगों ने यहाँ ले लिया वाइड पुट emp, और यहाँ पे हम प्रिंट करने का कोड लिख लेंगे। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। तो अब इस मेथड के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं मेंबर और मेंबर मेथड या क्लास मेथड भी बोल सकते हैं इसको। तो एक क्लास एम्प्लॉय लिया हमने, इसमें हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए, और वेरिएबल्स के बाद 2 मेथड डिक्लेयर कर लिए। अब इस क्लास के बारे में आपको ये समझना होगा, ये आपका एक डीएक्टिवेटेड कंपोनेंट है, एक डमी कंपोनेंट है। दैट मीन्स जैसे आप एक सिम कार्ड लेके आते हैं किसी भी मोबाइल कंपनी का, और वो मोबाइल कंपनी ने उस सिम कार्ड को एक्टिवेट नहीं किया, तो अगर उसको एक्टिवेट नहीं किया तो क्या आप इनकमिंग आउटगोइंग कॉल्स की फैसिलिटी यूज कर पाएंगे, मोबाइल डेटा की सर्विस यूज कर पाएंगे? नहीं, कोई भी सर्विस आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्लास को एक्टिवेट कैसे करेंगे? उसका ऑब्जेक्ट बना के। किसी क्लास को एक्टिवेट करना मतलब उसका ऑब्जेक्ट बनाना। तो अब इसी क्लास के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ क्लास। इसको आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ क्लास, दैट मीन्स द एक्टिवेशन ऑफ क्लास। इन दिस फेज all instance variable allocates memory, and here notice that for each object all instance variable allocates memory separately। मतलब ये ename, ecode, ecell उतनी बार मेमोरी एलोकेट करेंगे जितने हम इंस्टांस वेरिएबल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक सिंटेक्स के फॉर्म में पहले समझेंगे ऑब्जेक्ट बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, मेथड क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लास नेम लिखते हैं। क्लास नेम लिखने के बाद फिर हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेस देने के बाद रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल ये यूजर डिफाइन होगा, आइडेंटिफायर होगा, इक्वल टू, फिर न्यू कीवर्ड लिखेंगे, और उसी सेम लाइन में हम यहाँ पर क्लास नेम लिखेंगे। क्लास नेम के बाद हम यहाँ पर पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट यूज करेंगे, देन सेमीकोलन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लास का नेम क्या है हमारा? एम्प्लॉय, जिसमें ई कैपिटल है। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया एम्प्लॉय, और इसके साथ emp 1 ले लेते हैं, इक्वल टू न्यू, अगेन क्लास का नेम, न्यू के बाद क्या आ रहा है, अगेन यहाँ पे क्लास का नेम, दोबारा क्लास का नेम लिखा हम लोगों ने, और पैरेंथेसिस।
ये अभी क्या एक्शन होगा इसका, इसके बाद समझते हैं। एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हैं, एम्प्लॉय emp2 इक्वल टू न्यू और यहाँ पे एम्प्लॉय, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट बना लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर इस लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो emp1 और emp2 है, दीज आर नॉट ऑब्जेक्ट, ये रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल मतलब जो किसी का एड्रेस स्टोर करे उसको हम बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। और किसका एड्रेस स्टोर करेगा यहाँ पर, इसका। ये जो न्यू एम्प्लॉय ब्रैकेट लिखा है आपने, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। तो जब हम इसको ड्राई रन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो यहाँ पे एक emp1 हमारा एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। अब इसके बाद न्यू एम्प्लॉय कंट्रोल आया हमारा एम्प्लॉय क्लास पे, और एम्प्लॉय क्लास में यहाँ पर 3 वेरिएबल है, ई नेम है, ई कोड है और ई सेल है। तो एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, मेमोरी ब्लॉक कुछ इस तरीके से बनेगा, और इस मेमोरी ब्लॉक के 3 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन हमारा होगा ई नेम के लिए, पहला सेक्शन होगा हमारा ई नेम के लिए, दूसरा सेक्शन होगा हमारा ई कोड के लिए, ये ई कोड के लिए दूसरा सेक्शन हो गया, और थर्ड सेक्शन होगा हमारा ई सेल के लिए, ये ई सेल आ गया। अब मान लीजिए इसका एड्रेस यहाँ पे 507020 है, तो ये 5070 ये हम एज्यूम कर रहे हैं, यहाँ पर से लिख लिया हम लोगों ने, तो ये 507020 यहाँ पे आ जाएगा emp1 में, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारी 5070 एंड 20। ये एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। अब इस स्टेटमेंट पे जब कंट्रोल आएगा तो यहाँ पर भी इसी तरीके से क्या होगा, हमारा emp2 के लिए एक रेफरेंस मेमोरी बन गया, ये emp2 है हमारा। अब उसके बाद न्यू एम्प्लॉय कंट्रोल फिर से एम्प्लॉय क्लास पे आएगा, और एम्प्लॉय क्लास में कितने वेरिएबल हैं, ये यहाँ पर 3 वेरिएबल हैं। इन वेरिएबल को क्या बोलते हैं, इंस्टांस वेरिएबल, ई नेम, ई कोड और ई सेल। तो एक मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरीके से मेमोरी ब्लॉक बनेगा, और इसमें 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन है हमारा ई नेम के लिए, सेकंड सेक्शन है हमारा ई कोड के लिए, और थर्ड सेक्शन है ई सेल के लिए। सपोज इसका एड्रेस 208090 है, तो ये 208090 हमारा आ जाएगा emp2 में, आ गया 2080 और 90। तो यहाँ से हमको ये समझ में आ रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो अलग मेमोरी एलोकेट करता है, रेफरेंस वेरिएबल अलग मेमोरी एलोकेट करता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन करता है हमारा रेफरेंस वेरिएबल। पहला पॉइंट तो ये, ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल अलग अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट के एड्रेस को कंटेन किया जाता है रेफरेंस वेरिएबल से। दूसरा पॉइंट हमको ये समझ में आ रहा है कि जितने हमारे इंस्टांस वेरिएबल हैं, उन इंस्टांस वेरिएबल के लिए उतनी बार मेमोरी एलोकेट होती है जितने हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जितने हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार सारे इंस्टांस वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। तो ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट का हम लोगों ने अभी यहाँ पे पढ़ा, डिक्लेयर करने का सिंटेक्स, और उसके बाद क्लास को मेमोरी एलोकेट करने का मेथड। अब इसके बाद दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फेज इसमें ये होता है कि अगर हमको यहाँ पर ये हमको कॉल करने हैं इंस्टांस वेरिएबल और मेथड, तो उसको हम कैसे कॉल करेंगे। तो नेक्स्ट सेगमेंट में हम ये पढ़ेंगे, कॉलिंग ऑफ इंस्टांस वेरिएबल एंड मेथड। इंस्टांस वेरिएबल और मेथड को हम कैसे कॉल करेंगे। तो इसमें सिंटैक्स होता है हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टांस वेरिएबल, ऑब्जेक्ट डॉट इंस्टांस वेरिएबल, और उसके साथ मेथड को कॉल करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट डॉट मेथड। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय क्लास में हमारे ई नेम, ई कोड, ई सेल वेरिएबल थे, हम ऐसे कॉल करें अगर यहाँ पर emp1 डॉट ई नेम, ऐसे हमने कॉल किया यहाँ पे emp2 डॉट ई नेम। तो इसमें क्या होगा, emp1 डॉट ई नेम, इससे कैसे समझ सकते हैं, emp1
का मतलब है 507020। 507020 का ई नेम, दैट मीन्स ये मेमोरी हमारी एक्सेस हो जाएगी, ये मेमोरी हमारी एक्सेस हो जाएगी। इसमें कोई वैल्यू इनपुट या आउटपुट या प्रोसेस कर सकते हैं। जब ये स्टेटमेंट लिखेंगे हम emp2.ename, तो emp2 से हमारा क्या रेफरेंस आया 208090। 208090 से कंट्रोल पहुंच जाएगा इस पूरे मेमोरी ब्लॉक पे, और उसके बाद .ename जो हमने लिखा है, तो उससे फिर ये मेमोरी एक्सेस हो जाएगी और इस मेमोरी पे कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाएंगे। अगर मेथड कॉल करना होगा तो उसका भी सेम सिंटेक्स होगा। सपोज हम यहाँ पर लिख लेते हैं emp1.getEmp, तो इसमें getEmp पूरा मेथड कॉल हो जाएगा और उसमें जो इंस्टांस वेरिएबल होगा हमारा वो सारा ये होगा ई नेम का ई कोड और ई सेल। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं emp2.putEmp।